दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। आज हम लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में और उनसे जुड़े अनुच्छेद जो भाग 5 के अंतर्गत हैं। हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 52, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। औपचारिक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। जैसे कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जो चुनाव आयोग के अंडर में रहता है। इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसा कि दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा, उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य मतलब यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि संसद में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका क्या होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसमें निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत पत्र दिया जाता है, मतलब एक पर्ची टाइप में दी जाती है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता, जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्रम दिया रहता है, वरीयता का क्रम रहता है, ये लिखनी अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, A, B, C। अब इनमें वरीयता का क्रम होगा 1, 2, 3 ही क्रम होगा। अब चुनाव इस प्रकार होता है, जैसे 3 सदस्य हैं A, B, C, हमें देना है तीनों को वरीयता क्रम। हमें लगता है कि A को मुझे 1 नंबर पे रखना है, मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति वही बनना चाहिए, तो हमें A को 1 नंबर दे दिया। फिर B को चाहते हैं नहीं, दूसरे नंबर पे B नहीं रहे, C दूसरे नंबर पर रहे, तो C को 2 नंबर दे दिया और B को 3 नंबर दे दिया। ऐसे करके सभी सदस्य अपने वरीयता का क्रम देते हैं, सभी चुनाव में जितने सदस्य खड़े रहते हैं। इसके बाद इनका वरीयता का क्रम काउंटिंग होती है। जैसे इस वाले में A, B, C, इसमें पहले नंबर पे वरीयता के क्रम में A को 3 वोट मिला है, B को 1 ही, C को कोई भी नहीं मिली। इससे यहाँ तुरंत कन्फर्म हो जाता है कि सभी लोग A को ही राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं A, B, C में इसमें 2 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है और 2 लोगों ने 2 नंबर पे रखा है, और B को 2 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है और एक ने 2 नंबर पे और एक ने 3 नंबर पे रखा है। अब हम 1 नंबर की काउंटिंग करते हैं तो दोनों को 2 मत बराबर हो जाते हैं, 2-2 ही आते हैं। जब इन दोनों का वोट 2-2 आ गया, इस प्रकार इन दोनों तो मैच टाई हो गया, इस तरह का बराबर हो गए। अब काउंटिंग होगी दूसरे नंबर पे कि दूसरे नंबर पे किस A या B या C को किसको ज़्यादा रखा है। तब फिर हम काउंटिंग करते हैं, दूसरे नंबर पे A को 2 बार रखा गया है, B को 1 बार। इससे यह कन्फर्म हो जाता है कि A राष्ट्रपति बनेगा।
इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये अनुच्छेद 57 में कहा गया पुनर्निर्वाचन। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा उसे निर्वाचक मंडल में 50 लोगों का प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। सबसे पहले हैं प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में समर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। फिर वह पागल व दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन में सदस्य है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन को त्यागपत्र देना होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में नियत रहूंगा। यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण कर देता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप को संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों मतलब जिस सदन से आरोप लगाया गया है उसमें से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यह लिखित सूचना देनी पड़ती है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाता है जिससे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उस पद से हटाया जा सकेगा। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले है जो दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था वे इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और दूसरा जो केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य हैं इस प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। ना ही राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। पहला है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते हैं। लेकिन अब संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्तियां। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। हालांकि इसमें संसद की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। कुल मिला के वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसमें वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है। वह सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है सैन्य बलों की। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति, इसके नीचे आता है रक्षा मंत्री, फिर रक्षा मंत्री के नीचे आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके बाद आते हैं थल सेना, वायु सेना और जल सेना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में दोषी करार हुए हों, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में दोषी करार हुए हों, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो उसमें क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कुछ इस प्रकार है। जैसे क्षमा कहता है कि इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, मतलब दोषी को सभी दंड, दंडादेशों और निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी माफ़ कर दी जाती है। दूसरा है लघुकरण। इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिससे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है परिहार। इसका अर्थ है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। चौथा है विराम। इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता हो या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण इसमें विराम दिया जाता है। पांचवा है प्रविलंबन। इसका अर्थ है किसी दंड, मतलब विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य यह होता है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना करने के लिए समय दिया जाना, इसलिए प्रविलंबन लगाया जाता है। ये पांचों राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति हैं। ये 5 तरीके से दोषी करार हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। अब आते हैं विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति पर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाता है। हम इन तीनों आपातकालों को अगली क्लास में विस्तार से समझेंगे। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ना ही अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है और ना यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चालू हुआ है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए आता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो है। अत्यंतिक वीटो नंबर 1, वह विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, इससे यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। दूसरा, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना पड़ेगा, जरूरी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। और तीसरा है पॉकेट वीटो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय ना देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि
संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा जो है तय नहीं है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ने।